हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल ना मैंने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करना है, खत्म भी करना है और बात को आगे भी बढ़ाना है। बेटा, टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया था लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर। स्पर्श भाई रुक जाओ, कुछ नहीं होता। अब दो चार मैंने ना ये भी सुन लिया कि वीडियो खराब होती है मुझे। जिसका भी नाम लेना है भैया, अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम चुप नहीं होते यार। मेरे को भाई, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, हमने ना रिटेलर टॉपिक को ही कंटिन्यू किया है आगे। शुरू में तो हमने होलसेलर की सर्विस डाली टू द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, फिर हमने रिटेलर की सर्विसेज डाली टू द होलसेलर टू द कंज्यूमर। अब बेटा रिटेलर वाले टॉपिक को ही हमने कंटिन्यू करा, जहां हमने बेटा ऐसे रिटेलर की भी बात करी जिनके पास कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था। फिर हमने बात करी उन लोगों की जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो है लेकिन स्मॉल प्लेस है बेटा। आज हम बात करने जा रहे हैं लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की। लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ऑल्दो कल ये बात बेटा कंटिन्यूएशन में ही है, कल भी ये बात शुरू हो चुकी थी। कल बेटा हमने बात करनी शुरू करी थी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अभी मुझे नहीं पता कि आप कंफ्यूज होते हो कि नहीं, मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ बेटा। आपके पास एक टॉपिक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, चैप्टर 3, और ये डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है जी। ऑल्दो तो जमीन और आसमान का अंतर है, पेपर में डिफरेंस आ जाता है 3 नंबर में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंटल स्टोर के बीच डिफरेंस बताओ। ठीक है जी, जमीन और आसमान का अंतर है, कोई छोटा मोटा अंतर भी नहीं है। बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, नाम क्यों पड़ गया डिपार्टमेंटल स्टोर? क्योंकि बेटा ये डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। वो स्टोर्स जो बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइडेड हो एंड ईच डिपार्टमेंट इज कन्फाइंड ओनली टू वन सिंगल एक्टिविटी। हर डिपार्टमेंट में बेटा बस एक ही एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इसी वजह से नाम पड़ गया डिपार्टमेंटल स्टोर। बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है बेटा वो वी मार्ट है। हम वी मार्ट में एंट्री लेते हैं, हमारे शहर में भी ठीक ठाक है भाई, बहुत छोटा भी नहीं है। कोर्ट रोड पर यस बैंक के बराबर वाला वी मार्ट। बाबू आप देखते हो कहीं ना वॉल हैंगिंग्स लगा रखी है, सीलिंग से ही बेटा वॉल हैंगिंग लगा रखी है, लिखा हुआ है क्लोथिंग। पूरा डिपार्टमेंट क्लोथिंग का, सब क्लोथिंग ही है। आगे बढ़ते हैं जी, टॉयज। सिर्फ टॉयज पड़े हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं जी, किचन वेयर, तो किचन वेयर ही पड़ा हुआ है। ठीक है जी। एक तरफ लिखा है एसेसरीज, तो एसेसरीज ही पड़ी हुई है बेटा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही पड़े हैं। जिम इक्विपमेंट, तो जिम इक्विपमेंट बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। ऐसा बोला जाता है बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन सब बेचते हैं। ऑब्वियसली एरोप्लेन नहीं बेचते, पर ऐसा बोलते हैं कि फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन अंडर वन रूफ ये सब प्रोडक्ट बेचते हैं। ये उन लोगों को बेटा ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जिनके लिए प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, जिनके लिए पैसे के लिए कोई वर्थ नहीं है। जो चाहते हैं बेटा मैक्सिमम सर्विसेज, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर। उनको लगता है बेटा अंडर वन रूफ सब कुछ मिल रहा है, एक बार यहां पर आओ चलो जी सारी शॉपिंग निपट गई, खत्म कहानी, कहीं और जाना ही। यानी कि बेटा जिनके लिए प्राइस सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है, जिनके लिए सर्विसेज की वैल्यू है, उनके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर बेस्ट चीज है। और बेटा आपके शहर में वैसा ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं बेटा जो डिपार्टमेंटल स्टोर हद से ज्यादा बड़े हैं। वैसे एग्जांपल के तौर पे कल हमने 3 एग्जांपल को डिस्कस किया था, एक वी मार्ट, एक बिग बाजार और तीसरा इजी डे। बेटा बिग बाजार हैदराबाद में 26 फ्लोर का है, 26 मंजिलों का। सिर्फ सामान नहीं बेच रहे बेटा, वो ऐसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करें कि आओ भैया। गेमिंग जोन ही अंदर खोल दिया भैया, गेमिंग जोन खोल दिया डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। रेस्टोरेंट्स खोल दिए डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। रेस्ट रूम्स हैं, मसाज पार्लर्स हैं, सलून खोले हुए हैं अंदर ही भैया सब कुछ। तो भैया ऐसे लोगों के लिए प्राइस की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट खोल रखा है भैया कितना पे कर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर रेस्टोरेंट इतना खुद ही पे कर रहा होगा उनको रेंट बिग बाजार को, तो वो आपसे चार्ज तो आपसे ही करेगा भैया रेंट, घर से तो देने सरा। अभी जूडियो खुल गया, रेजेंसी गार्डन जहां हुआ करता था भैया, 4 मंजिल बना दिए भैया। रेंट लगेगा, किससे निकाला जाएगा भैया और बता दो? आपसे ही निकलेगा भैया रेंट, और थोड़ी कोई आके देगा उनको। ठीक है जी, अगर फिक्स में पोस्ट करना। तो बेटा अभी ना इसके ना बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर का मुझे डिस्कशन करना है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, एक के बाद ना एक टॉपिक लिंक करता चला जाता हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सब मिक्स बताऊंगा। और जब पढ़ेंगे ना आप देखोगे 90% से ज्यादा बात ना मैं कर चुका हूं। इक्का दुक्का बात आपको लगेगी कि नहीं आगे, वरना कोई बात नहीं नहीं आएगी। बेटा सबसे पहली बात, ये किस लोकेट
कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड होते हैं? ज्यादातर आप शहरों में देखोगे बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होते हैं ताकि कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा हो। हार्ट ऑफ द सिटी आपको पता है आपके शहर का क्या है बेटा? वो कोट रोड ही है हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है ना? शहर का दिल वही है बेटा, ठीक है। और आप देख लो अगर हमारे यहाँ कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है भी तो हमेशा उसी लोकेशन पर ही लोकेटेड होता है, ठीक है जी। लेकिन क्या ये लोकेशन बहुत अच्छी मानी जाती है हार्ट ऑफ द सिटी? देखो लोगों का फुटफॉल नॉर्मली ज्यादा होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी में किसी को सामान चाहिए हो तो मिलेगा सर? उस हिसाब से सोचोगे तो ये बड़ी इनकन्वीनियंट लोकेशन है। मैं कहता हूं हम रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं जो हार्ट ऑफ द सिटी से ज्यादा दूर है, ठीक है। अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट बैठा हुआ है और हम ये सोचे हमारी कि चलो हम तो डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीदते हैं, गेस्ट बैठा हुआ है, उसे सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, तो बेटा क्या जा सकते हो हार्ट ऑफ द सिटी तक? तो उस हिसाब से अगर सोचोगे तो ये लोकेशन बड़ी इनकन्वीनियंट लोकेशन है नॉर्मली वहां पर, लेकिन हमेशा फुटफॉल ज्यादा होता है। आपको पता है बेटा शाम होते ही सबकी एक एक गेड़ी तो फिक्स है, ठीक है जी। तो फुटफॉल नॉर्मली ज्यादा ही होता है बेटा हार्ट ऑफ द सिटी में। यही चीज बेटा दिल्ली में अगर आप देखो तो कैनॉट प्लेस, लाजपत नगर, कुछ एरियाज ऐसे हैं बेटा जो मतलब हार्ट ऑफ द सिटी है, वहां पर हर चीज का शोरूम मिल जाएगा आपको, मानते हो चीज। लेकिन मैं कहता हूँ घर पर कोई बैठा ही हुआ है गेस्ट और मेरे को चीज चाहिए, और मैं तो कहता हूँ मैं हमेशा सिटी से खरीदता हूँ, जा सकता हूँ उस टाइम पर तुरंत, ठीक है ना। अगर हाँ वो बात अलग है कि अगर गेस्ट को नहीं पिलानी हो तो बात अलग है, कोल्ड ड्रिंक अगर तो कहते हाँ जी बिल्कुल अभी आ रहा है, इसी डी से लेके आ रहा है बच्चा, चाहे घर के बाहर में, ठीक है जी। वैसे कुछ मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज ऐसी हैं बेटा जो मुझे लगता है कि कोई किताब किसी को नहीं सिखा सकती, ठीक है ना। मेरे भैया की किसी टाइम पर शॉप होती थी राय वाला, तो मुझे बताता भैया कैसे कैसे लोग मार्केटिंग इस्तेमाल करते थे। मतलब उन्होंने उसने मुझे एक बार एक चीज बताई, मैं सुनकर हैरान हो गया कि लोग क्या करते हैं वहां पर, ठीक है जी। कस्टमर आकर बैठा, सामान दिखाना शुरू करा, छोटू 2 चाय। इसका मतलब होता क्या? 2 चाय लानी नहीं है। कस्टमर बैठा सामान देखी जा रहा, उसे लग रहा अब आएगी चाय, अब आएगी चाय, अब आएगी चाय। 10 मिनट बाद उसने आर के पूछ लिया चाय नहीं है, कहता पता नहीं पागल है छोटू भूल गया हुआ। चलो इतने में 40,000 का सामान तो पे ही दिया उसने, ठीक है जी। या अगर कोई चीज अपनी दुकान पे नहीं है, मतलब राय वाला का ट्रेंड ऐसा है आप सबको पता ही होगा शायद कि लोग बिठाकर वहां पर लोग कस्टमर को शॉपिंग कराते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर गद्दियों पर बैठे होते हैं लोग, ठीक है ना। ऐसे नहीं है जैसे हम खड़े होकर नॉर्मली दुकानों में सामान खरीदते हैं, ठीक है जी। वहां पर बिठाते हैं लोग आपको, ऐसा ही है राय वाला में तो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे अपनी दुकान पे कोई आइटम शॉर्ट है और कस्टमर ने मांग लिया, हाँ अभी 1 मिनट गोडाउन से आ, अब उसे पता है देर बहुत लगनी है क्योंकि मैं भी दूसरी दुकान से खरीद के लाऊंगा, वो क्या करता है उठता है, ग्राहक की चप्पल पहनता, अपनी बड़ी है, ग्राहक की चप्पल पहन के चला जाएगा, जा उठ के कहां तक जाएगा? तो, तो भैया कुछ मार्केटिंग के टैक्टिक्स मैंने जब अपने भाई से सुने तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा किताबें तो कुछ भी नहीं लिखती मार्केटिंग कैसे होती है, 12th क्लास में एक चैप्टर है मार्केटिंग बिजनेस में, तो मुझे लगता है कि मैं तो उसका 10% भी मतलब मतलब थ्योरेटिकल बातें तो 10% भी नहीं है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है। लोग क्या क्या करते हैं भैया मार्केटिंग में। चलो खैर लेट इट बी। अब मुद्दे को वापसी लाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की ही बात करते हैं बेटा। इनकन्वीनियंट लोकेशन समझ में, सेंट्रलाइज प्लेस पे लोकेटेड है पर वो इनकन्वीनियंट लोकेशन समटाइम्स बन जाती है, ये बात क्लियर है। मैंने कल एक बात बोली थी बेटा कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब बेटा रिटेलर्स को सामान तो बेच ही रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, इनके पास कोई अलग से वेयर हाउस नहीं है, कोई अलग गोडाउन नहीं ले रखा वी मार्ट ने। भैया 6 लाख रुपए तो रेंट बढ़ रहा है वी मार्ट, अगर आपकी मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग है तो मैं बता देता हूँ, 6 लाख रुपए महीना। आपको क्या लगता है वेयर हाउस अलग ले रखा होगा गोडाउन? नहीं। आप देखोगे बेटा बहुत सारा एरिया ऐसा है वी मार्ट में जहां उन्होंने लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री या प्रोहिबिटेड एरिया, और अंदर देखना बेटा सर वॉशरूम नहीं बने हुए स्टाफ के। मुझे भी कई बार यही कंफ्यूजन होती थी कि वॉशरूम होंगे स्टाफ के और कुछ नहीं है, ये प्रोहिबिटेड एरिया। भैया अंदर सामान स्टोर कर रखा है पैक करके पूरा, क्योंकि आप भी जानते हो बेटा देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी प्रोडक्ट स्पेशली इन गारमेंट्स। भैया गारमेंट्स में सीजनैलिटी है। अब टी शर्ट थोड़ी मिल रही होंगी वहां स्टेट्स की, उन्होंने भी स्वेट शर्ट
शर्ट्स, फुल स्लीव्स यही लगाना शुरू कर दिया होगा। तो ये सब कहाँ गया होगा? पैक हो गया भैया, पैक हो गया वहां पर, वहीं पर वेयर हाउस भी है। तो यानी कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं रिटेलिंग तो कर ही रहे हैं, उसी एरिया को वेयर हाउसिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर का बेटा एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत 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 बड़ा है, इसलिए ये हमेशा कंपनी फॉर्म में ही ऑपरेट करते हैं। देखो आपको भी पता है बेटा, अगर आपने छोटा सा धंधा करना हो ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बना दो। थोड़ा बड़ा करना हो पार्टनरशिप बना दो, और बहुत बड़ा करना हो ना, नाम चमकाना हो इंडिया लेवल पे या मल्टीनेशनल ब्रांड बनना हो, हमेशा कंपनी बना के ही कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी और पैसे सब कंपनी के पास होते हैं। ये बातें बेटा शुरू की हैं, बहुत याद आ रही होगी। अब मैं कहता हूं इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा है कि इन्हें कंपनी ही बनानी पड़ती है। जब कंपनी बनानी पड़ती है तो काम कैसे चलता है मैं ये बताता हूं बेटा। अगर मैं कहूं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वी मार्ट सारनपुरी कंसीडर कर लो, 20 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, 20 तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, 20 डिपार्टमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो बेटा इनके पास 20 डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे। बेटा सुनना, मैं रिपोर्टिंग सिखा रहा हूं कैसे रिपोर्टिंग होती है। 20 डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, यानी कि जितने डिपार्टमेंट्स में बटा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर, हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर जरूर होगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये सब रिपोर्ट करते होंगे रात को जब स्टोर बंद करने का टाइम आता होगा अपने जीएम को, जनरल मैनेजर को। यानी कि पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एक मेन मैनेजर होता है जिसे हम जीएम बोल रहे हैं। ठीक है, ये 20 के 20 रिपोर्ट करते हैं कि कैसा धंधा रहा आज, कैसा काम रहा, या क्या इशू आया मेरे डिपार्टमेंट में, या कैसी सेल्स रह रही है, या डिमांड एक्सपेक्टेड हम मीट आउट नहीं कर रहे, या क्या कि कोई और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, सब कुछ यही बताता है बेटा। ठीक है, 20 डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिपोर्ट करते हैं जीएम को। और जीएम किसको रिपोर्ट करता है बेटा? कंपनी हेड ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यानी कि ये पूरा का पूरा साइकिल रहता है। ठीक है जी, यानी कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब मांगना होगा वो इनसे जवाब नहीं मांगेगा, वो कंफर्टेबल भी फील नहीं करेगा इससे बात करते हुए। ये भी बात आप समझ सकते हो यार। 20 लोगों से अलग अलग जवाब मांगेगा, वो तो एक से मांगेगा जवाब, तेरे स्टोर पे क्या चल रहा है, सेल क्यों नहीं बढ़ रही, तू बता, तू है जिम्मेदार। और ये इनको धमकाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात, कैसे रिपोर्टिंग चलती होगी, क्या चलता होगा। कल हमने एक और बात डिसाइड कर ली थी बेटा कि सारा परचेसिंग अरेंजमेंट इनका सेंट्रलाइज्ड है। सारा परचेसिंग अरेंजमेंट इनका सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज समझते हो बेटा? सेंट्रलाइजेशन हम उस सिचुएशन को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली। एक आदमी के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग हो पूरे बिजनेस की, या कुछ आदमियों के हाथ में हो, या सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में हो, तीनों ही सिचुएशन को सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपके परचेसिंग अरेंजमेंट सेंट्रलाइज्ड है। मतलब जितने मर्जी वी मार्ट ने 500 स्टोर खोले हुए हैं बेटा, 500 स्टोर अपने अपने लिए परचेसिंग नहीं करते, इनकी परचेसिंग सेंट्रलाइज्ड है। यानी कि हेड ऑफिस परचेस करता है सबके लिए सामान। सर सेंट्रलाइज परचेस करने का फायदा क्या? बात छोड़ दे इसको बेटा, सामने देखिए बाबू, सेंट्रलाइज परचेस करने का फायदा क्या? सस्ता पड़ेगा। कैसे सस्ता पड़ेगा मैं समझा देता हूं। मान लो बेटा मैं कहता हूं सहारनपुर का वी मार्ट, कल मैं एग्जांपल दे रहा था, सॉस की बोतल 1000 बेचता है एक साल। अगर आप 1000 सॉस की बोतल किसी रिटेलर से बाय करना चाहो या किसी होलसेलर से बाय करना चाहो तो बहुत बड़ी डिस्काउंट ले पाओगे? कभी भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि एक होलसेलर को क्या लगता है, वी मार्ट 1000 बोतल बेच रहा है, मेरे पास दूसरा रिटेलर है 1000 बोतल तो वो बेच देता है। रमेश के में बहुत फेमस कन्फेक्शनरी शॉप है, 1000 से ज्यादा बोतल तो वो बेच देता होगा सॉस। तो कोई बहुत बड़ी डिस्काउंट ले पाओगे आप होलसेलर से? सवाल ही पैदा नहीं होता। मान रहे हो ये बात? लेकिन अब मैं ये बात बोलूं कि 500 स्टोर हैं, सारे 1000 बोतल बेचते हैं, 5 लाख बोतल का ऑर्डर देना है, आपको क्या लगता है जो हेड ऑफिस परचेस करेगा वो होलसेलर से करेगा? वो अप्रोच करेगा सीधा मैन्युफैक्चरर को, 5 लाख बोतल मेरी हो गई, डिस्काउंट बता दो। सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आप बताओ? होलसेलर से खरीदते महंगा पड़ता, सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, होलसेलर का मार्जिन खत्म, होलसेलर तक पहुंचने की कॉस्ट खत्म गुड्स की। सीधा आप खरीदोगे, कैश खरीदोगे तो कैश डिस्काउंट भी लोगे, क्वांटिटी खरीद रहे हो क्वांटिटी डिस्काउंट अलग, दोनों डिस्काउंट मांग लोगे। समझ में आ रही है बेटा बात? अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि इस लोकेशन पे कितनी डिमांड है? मैं कहता हूं बेटा ये बात मेरी आराम से सुन लेना, क्योंकि आप ना प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जानते और हर चीज बुक पे नहीं लिखती।
मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, आपसे तो बड़ा ही हूँ बेटा, तो बहुत कुछ तो बता ही दूंगा आपको। तो इनको कैसे पता लगता होगा कि इस लोकेशन पे किस चीज की कितनी डिमांड है? बेटा फर्स्ट ईयर दिक्कत आती है, दूसरे साल सब पता होता है। आज मान लो पहला स्टोर पहले दिन खुलने जा रहा है, वी मार्ट सहारनपुर में, आज पहला दिन है, एक साल तक कुछ नहीं पता आपको। आप क्या करते हो, जो दूसरे स्टोर पे आपने किया था पहले साल में, वही सामान ला के रख दिया। कितने गारमेंट्स ले आओ, इतने ये ले आओ, इतने टॉयज, इतने किचन वेयर, ये सामान ले आया। भैया पहला पूरा साल बीत गया, अब सुनो, पहले पूरे साल के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। कैसे बेटा? एक एक चीज जो वी मार्ट पे बिकती है रिकॉर्ड होती है कि नहीं होती? क्या क्या होता है बेटा? स्कैनर, स्कैन करा, आर्टिकल का नंबर आ गया, सब कुछ आ गया, यही बेटा यही बिल बना। ये सारा रिपोर्ट कहाँ हो रहा है? उनके खुद के सॉफ्टवेयर में। उन्होंने रिपोर्ट निकाली, क्या सामान कितना बिका, चलो जी एक बटन दबाएंगे पूरी रिपोर्ट बाहर। एक साल में क्या सामान कितना बिका, उन्हें पता लग गया किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, यही सब ऑर्डर कर दो, रिपीट विद सम ग्रोथ। कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर लो, 5%, 7%, 10%, चलो रिपीट। पहले साल ही प्रॉब्लम होती है, अगले साल प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। समझ में आ रही है? सेंट्रलाइज परचेज करने वाला डिसीजन इनका ठीक है कि नहीं, पहले बताओ। बिल्कुल ठीक है ना? सस्ता पड़ेगा ना हमेशा सामान, डिस्काउंट भी हमेशा मिल जाएगी। आगे बढ़ जाए बाबू। अगर इनको लॉस हुआ, तो मैंने कल बात करी थी, छोटा मोटा नहीं होता, बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। कल करी थी ना बात, क्यों हो जाता है बहुत ज्यादा? बेटा मैं कहता हूं, आपने ना पिछले साल जीन बेची थी 10,000, ठीक है, डिफरेंट वेस्ट की, 28 से लेकर 40 तक, 10,000 जीन्स बेची, रिपीट ऑर्डर मार दिया, मैन्युफैक्चरर से 10,000 जीन्स बाय कर ली इस साल के लिए, ठीक है। 10,000 जीन्स बाय करिए एक स्टोर के लिए, किसी में 5,000 बिकी थी, वहां 5,000 भिजवा दी, किसी में 2,500 बिकी थी, 2,500 भिजवा दी, 500 स्टोर पे सारे में जीन्स पहुंचा दी, जितनी जितनी पिछले साल बिकी थी, ठीक है। और जो बिके थे वही आर्टिकल भिजवा दिए। अब बेटा हुआ क्या, वो सब नैरो बॉटम थे, पेंसिल फिट जीन्स थी, ट्रेंट चेंज, बेल बॉटम। आप गए बेटा, आप गए, लाखों में जीन्स मंगाई हुई है। यानी कि अगर लॉस हुआ, चाहे वो चीज के आउट ऑफ फैशन जाने की वजह से हो, चाहे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई हो, या और भी किसी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन हो गए, सर बहुत छोटा लॉस नहीं हो सकता आपको कभी भी। ऐसा लॉस होगा जो बेटा सहन नहीं होगा, कई करोड़ों में पहुंच जाता है बेटा लॉस, सिर्फ एक झटके में। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? आगे बढ़े सर। अच्छा एक बात बताओ, ये गुड्स के प्रमोशन के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप कंपनी फॉर्म में ऑपरेट करते हो, पैसों की तो वहां कोई वैसे भी दिक्कत नहीं होती, आप एड पे बहुत पैसा खर्च कर सकते हो। इवन हम तो ये भी देखते हैं बेटा कि बिग बाजार टीवी ऐड कर देता है, वो बात अलग है कि हमारी सिटी में नहीं है, पर बिग बाजार टीवी ऐड कर देता है। टीवी ऐड करना बेटा हर किसी के बस की बात नहीं, एक सोल प्रोवाइडर कभी नहीं कर सकता। अ सिंगल टीवी एड विल कॉस्ट 5 CR, 7 CR, 10 CR, ऐसा कॉस्ट करता है बेटा टीवी एड। 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, क्या हर कोई कर पाएगा? तो बेटा ये प्रमोशन में अंधाधुन पैसे खर्च कर सकते हैं, अंधाधुन पैसे, कंपनी फॉर्म है ना भैया, पैसों की कोई कमी नहीं, और ये खर्चते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बेटा बस एक आखिरी बात कर देता हूं कि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत 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 ज्यादा होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब बिजनेस चलाने के खर्चे बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों बिजनेस चलाने के खर्चे ज्यादा क्यों है बेटा? मैं किसी ना डिपार्टमेंटल स्टोर का अगर ना भी एग्जांपल हो, किसी छोटी सी एंटिटी का एग्जांपल हो ना, तो ही पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि इतने खर्चे सोच के। और डिपार्टमेंटल स्टोर एक्चुअली में सोच लो तो आइडिया लगा लो, चलो वी मार्ट की बात कर लेते हैं, एक्चुअल की बात करते हैं। सर अभी मैंने एग्जांपल दे दिया, 6 लाख तो रेंट है, ठीक है जी, पर मंथ। कितना स्टाफ समझते हो? जो आप कहोगे वो फिगर मान लेंगे, 20 होगा, ज्यादा ही होगा, 20 मान, चलो मैं मान लेता हूँ 20 लोग हैं, सबकी सैलरी एवरेज 15,000, 500 रुपए रोज तो देते ही, ठीक है, 3 लाख रुपए ये भाग गए। सर इन 20 लोगों के ऊपर एक मेन हेड होगा जो कम से कम 50,000 रुपए लेता होगा बेटा, ठीक है जी। अब आप देख लो बेटा, 3.5 लाख रुपए भाग गए, 6 लाख वो भाग गए, तो 9.5 गए। बिजली का बिल क्या समझते हो क्या कॉस्ट करता होगा? सेंट्रलाइज एसी प्लांट जो कभी बंद नहीं होना, जितने घंटे एसी खुलेगा उतने घंटे एसी चलना, 50,000।
इससे ज्यादा ही होगी वैसे कॉस्ट। ठीक है, इतना मान लो। लाइट गई तो पेट्रोल डीजल, क्योंकि बंद तो करते ही नहीं भैया, एसी तो चलना है, बाहर बढ़ा है बंद का तो जनरेटर भी। ठीक है जी बाबू, मोटा मोटा 1 लाख रुपए बिजली में भाग जाएगा, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो चाहे वो बिजली का भी हो। ठीक है, मिस हैंडलिंग की वजह से कितना नुकसान होता है जो हम लोग करते हैं, पता है ना मिस हैंडलिंग किसे बोलते हैं? बहुत केयर से रखते हैं हम सामान, पता है ना सबको, इंडियंस का तो। ठीक है ना, ये पड़ा हुआ साइज 28, 30, 32, 31, ये 30, वो गिरे 3 उधर जाके, गिरते रहे, मुझे क्या, अपने आप उठाएगा करेगा। ठीक है ना जी। अच्छा, ये डिओड्रेंट, अरे ठीक है, फ्रेग्रेंस चलो ट्राई कर लो, ये पड़ा, इंडियन है ना भाई। तो मिस हैंडलिंग की वजह से हर साल जो लॉस होता होगा वो अलग, कुछ और चीजें रिपेयर मेंटेनेंस मांगती होंगी, चाहे वो कभी वाइट वॉश कराना है या कुछ कराना है, वो अलग। भैया मोटा मोटा 12 लाख रुपए महीने का खर्चा है, सिर्फ खर्चा खर्चा। जब 12 लाख रुपए महीना कमा लोगे तो ब्रेक इवन पर आए, एट पार सिचुएशन पे आए, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आए। तो भैया सबसे खतरनाक लिमिटेशन इनकी यही है कि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत 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 ज्यादा है। अगर बेटा 26 फ्लोर का बिग बाजार का हम सोचने लगे ना, तो करोड़ों में है पर मंथ खर्चा, करोड़ों में खर्चा खर्चा। समझ आ रही है बेटा सारी बात? आई होप मैं सारी बातें पढ़ा चुका हूं, सिर्फ कंफर्म करनी है एनसीईआरटी से। ठीक है जी, डिपार्टमेंटल स्टोर। एक काम करते हैं बेटा, जहां तक पढ़ना विदेना स्टोर तक, यहां से पढ़कर डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर विदेना स्टोर, जल्दी से पढ़ना स्पीड बढ़ाकर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े बेटा। इंट्रोडक्शन के लिए इतनी बात बहुत है, अब मैं फीचर पढ़ने जा रहा हूं। फर्स्ट वन पढ़ना, मैं पढ़ा चुका हूं, जल्दी से। डन। सेकंड वन पढ़ना बेटा। सेकंड वन पढ़ना, सेंट्रलाइज लोकेशन वाली बात की है क्या? देखो आप सामने देखते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाओ। सेंट्रलाइज प्लेस वाली बात लिखी है। तीसरी बात पूरी पढ़नी है, मैं ये बात समझा चुका हूं, पूरी पढ़नी है लेकिन। सारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर रिपोर्ट करता है जीएम को, जीएम रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। उसमें से एक स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन रिपोर्ट बीओडी को ही होता है, बीओडी का ही एक पार्ट टाइम भी। ठीक है, आगे बढ़ो। रिटेलिंग और वेयर हाउसिंग दोनों करते हैं, ये बात समझाती। आगे बढ़ो बेटा। सेंट्रलाइज परचेजिंग अरेंजमेंट है, ये बात समझा दी। अगर पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो, पर मैंने करा सारा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, एडवांटेजेस की बात करते हैं, फटाफट से पढ़ना। सेंट्रलाइज लोकेशन है भैया, फुटफॉल ज्यादा होगा, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। आगे बढ़ना, कन्वीनियंस एंड बाइंग। बेटा जिनके लिए पैसे की कोई वर्थ नहीं है, जो उन्होंने बहुत नोट कमा रखे हैं, उनको तो यहाँ पर बाइंग करना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको लगता है अंडर वन रूफ सब सामान तो मिल रहा है, मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, 10 दुकानों पे 20 दुकानों पे घूमने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ना बेटा। अट्रैक्टिव सर्विसेज, यही बात अभी फर्स्ट पॉइंट में थी फीचर में, रेस्टोरेंट अंदर है, सलून अंदर है, गेमिंग जोन अंदर है, सब कुछ ये बेटा अंदर है। आगे बढ़ो, इकोनॉमिक्स ऑफ बीइंग लार्ज स्केल। बाबू फोर्थ है इकोनॉमिक्स ऑफ बीइंग लार्ज स्केल, क्योंकि आप इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, इतने बड़े स्केल पे सामान परचेस कर रहे हो, कि आपको हमेशा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बेटा, मैंने इकोनॉमिक्स में भी टर्म बोली हुई है, जब मैं इतना ज्यादा परचेस करूंगा ना कहीं बेटा मैन्युफैक्चरर खुद ही सामान सस्ता करेगा मेरे लिए। आती है बात? यार आपने कभी ये सोचा अमेजोन फ्लिपकार्ट इतना सस्ता सामान सेल में कैसे बेच देते हैं? भैया अगर आईफोन को ये कहोगे 10 लाख तेरे मॉडल मैं बेचूंगा, सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर पैसे कैश मिलेंगे, तब कैसे कोई डिस्काउंट नहीं देगा आपको?
ठीक है जी, आगे बढ़ो। प्रमोशन ऑफ सेल्स, मैंने बताया ये प्रमोशन पे अंधाधुंध पैसा खर्च कर सकते हैं, करोड़ों रुपए भी कर सकते हैं, टीवी एड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। लिमिटेशन, अगर आज रहने ही देते हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रह गया, कल बताता हूँ, आज रखते इतना ही है, बाय बाय।